राशि दर का भी तीन तो हम ही जने हैं। एक मिनट। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपको नवरात्रि शुरू हो गए हैं। हेलो सर। आपके साथ इसका सीजन भी चेंज हो रहा है, तो उसी हिसाब से हेलो एनीवन, अब सब अब आप अपन सबको म्यूट कर दे, अपन जल्दी शुरू करेंगे। म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। तो आप सबका मैं इस 6th मीटिंग में स्वागत करता हूँ, और इसके साथ अपना इस कार्यक्रम का शुरुआत में आदरणीय खेमका साहब की एक कविता के साथ, जो कि ज्ञान क्लश में पब्लिश्ड है, उसको मैं सुनाता हूँ। आशा है आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। करहाता तड़पता कोई आए तो उससे मान देना मेरे साथियों, लड़खड़ाता हुआ कोई आए तो उसे थाम लेना मेरे साथियों, हारा थका कोई आए तो उसकी थकान मिटाना मेरे साथियों, घबराया हुआ कोई आए तो उसे ढांढस बंधाना मेरे साथियों, व्यथित व्याकुल व्याकुल कोई आए तो उसे मरहम लगाना मेरे साथियों, भूखा प्यासा कोई आए तो उसे भोजन कराना मेरे साथ, निराशा से घिरकर कोई आए तो उसे आशा बनाना मेरे साथियों, कराहता तड़पता कोई आए तो उसे मान देना मेरा साथियों। आशा है आपको ये मेरी पसंद आई होगी। आज के अपनी मीटिंग में हमारे जो स्पीकर्स हैं, डॉक्टर वीना भटनागर और डॉक्टर एन के गुप्ता साहब है। डॉक्टर एन के गुप्ता साहब को तो सब जानते हैं। डॉक्टर वीना भटनागर जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रही हैं, एक्स प्रोफेसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा से रही हैं, वो पीसीओडी पे देंगी। इससे पहले मैं कुछ और समय ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जो कुछ पढ़ा, अभी मैं पढ़ाई कर रहा था ट्रेटाइज 11 की, उसमें मेरे को कुछ अच्छा लगा जो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये है लॉ ऑफ हार्ट्स में, और इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस, फिंगर्स के डायग्नोसिस के लिए, कि कोई किस फिंगर में दर्द हो रहा है, कौन टेढ़ी हो रही है, कौन सीधी हो रही है। तो अगर इंडेक्स फिंगर में पेन एंड स्पैम है तो वो होगा ड्यू टू ब्लड डेफिशिएंसी इन कोरोनरी आर्टरीज ऑफ द हार्ट, जिसका ट्रीटमेंट हम P7 और SI7 पे करेंगे। अगर मिडिल फिंगर में प्रेन एंड स्पैम है तो वो डायग्नोस होगा ब्लड डेफिशिएंसी इन ब्लड वेसल ऑफ द हार्ट, वो P7, 8 और SI7 से ट्रीट होगा। अगर रिंग फिंगर या स्मॉल फिंगर में तकलीफ है, पेन है, तो वो डिस्टर्बेंस इन HIS कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड पुअर ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करता है। इसका ट्रीटमेंट हम H7 और SI7 से करेंगे। अब बेंट इन स्मॉल फिंगर, अगर स्मॉल फिंगर में थोड़ा सा बेंट है, अक्सर अपन ने देखा है कि यहाँ से ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो वो इंडिकेट करता है डिफेक्टिव मिट्रल वाल्व। इसलिए हम H8 को अपने ट्रीटमेंट में लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे। इसी तरह से अगर राइट स्मॉल फिंगर में बेंट है तो ये शो करेगा कि हमारा ट्राइक्सिपिट वाल्व में कुछ प्रॉब्लम है, और उसको हम, इसके लिए हम H8 लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में उसको हम ऐड करेंगे अपने रूटीन प्रोटोकॉल के साथ। अगर मिडिल फिंगर आगे से मुड़ रही है, फॉरवर्ड बेंट हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम होगा वेन्स इन द हार्ट, जिसके लिए हम P8 को यूज करेंगे। और अगर सारी फिंगर्स बेंट हो रही हैं और पामर साइड की तरफ मुड़ रही हैं, तो उसके लिए हम P7 एंड H7 का ट्रीटमेंट करेंगे। तो आशा है
आपको ये मेरा कुछ टिडबिट्स है जो मैं हमेशा दूंगा कि क्या आप जानते हैं इस तरह करके, जब तक कुछ हमारे साथी भी जुड़ जाते हैं। और अब मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर वीना भटनागर को, जो कि पीसीओडी पर अपना लेक्चर देंगे। वीना भटनागर। नमस्कार। आज मैं पीसीओडी, जो कि एक फीमेल एबनॉर्मलिटी है जो इनफर्टिलिटी को क्रिएट करती है, उसके ऊपर आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगी। ये जो मेरा इसका जो फ्रंट पेज है, ये शो कर रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज क्या है। इसके अंदर जो लेफ्ट साइड की ओवरी है उसको नॉर्मल ओवरी बताया हुआ है, जिसके अंदर एक ओवम है। और जो राइट साइड की ओवरी है उसके अंदर 8 से 10 ओवम है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी है। अब अपन बात करें एनाटॉमी की, बात करें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनकी इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। इसके अंदर एक पीयर शेप यूट्रस होता है, उसके नीचे सर्विक्स होती है, और फिर वेजाइना होती है। यूट्रस के दोनों साइड 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट ओवरी और एक राइट ओवरी। और ओवरी और यूट्रस को जोड़ने के बीच में एक ट्यूब होती है, स्ट्रक्चर होता है जो फैलोपियन ट्यूब होता है। जब ओवरीज ओवा को रिलीज करती हैं तो ये ओवा फैलोपियन ट्यूब में होकर के और यूट्रस के अंदर जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओवरी को सराउंडेड रखती हैं, ये अटैच नहीं होती हैं। और इनके अंदर कुछ है ना, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके मूवमेंट से ओवा जो है वो अंदर तक चला जाता है। नेक्स्ट। अब ये बात होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी, और 2 टर्म्स हैं इसके अंदर। जब भी हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम पॉलीसिस्टिक ओवरी पीसीओडी का आता है, और इसी के पैरेलल एक और टर्म है जो कि है पीसीओएस। इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, जबकि इनके इफेक्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम से हैं। एवरी मंथ जो ओवरी है वो एक एग रिलीज करती है वुमेन के अंदर, और ये दोनों ओवरीज जो है उनमें से कोई भी ओवरी जो होती है, एक महीने में लेफ्ट ओवरी करती है तो नेक्स्ट मंथ में राइट ओवरी करती है। तो जब ये दोनों ओवरीज में से ये इमेच्योर और पार्शियली मैच्योर एग को भेजने डेवलप करते हैं तो ये सिस्ट की शेप ले लेते हैं और ये एग रिलीज नहीं हो पाते हैं। ये उन महिलाओं के अंदर होते हैं जो ज्यादा, जो ओवरवेट होती हैं, एक्सेसिव जंक फूड लेती हैं, और उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशंस में होती हैं। और ये जो डिसऑर्डर है ये फाइनली इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है। पहले इसमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, हेड लॉस होता है, हेयर लॉस होते हैं जो कि हेड के होते हैं, उसके अलावा दाढ़ी मूंछों के बाल आ जाते हैं, एब्डोमिनल वेट बढ़ जाता है, और ये सारे इन सब से और इनफर्टिलिटी अल्टीमेटली आती है। इसमें जो है ओवरी का साइज जो है वो बढ़ जाता है, और इसमें पीसीओडी के अंदर, और क्यों बढ़ता है, क्योंकि ओवरी जो है वैसे तो उसमें बैलेंस अमाउंट में एंड्रोजन और एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है, लेकिन ये सिचुएशन होने के बाद में एंड्रोजन जो है मेल हार्मोन, उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है, जो कि उसको एडवर्सली इफेक्ट करता है वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। नेक्स्ट। अब आता है अपने पीसीओएस। पीसीओएस क्या है कि है ना, इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा गया है, और मेडिकल टर्म में जब एक
बीमारी के साथ में और कई कंडीशन जब अटैच हो जाती हैं तो उसको सिंड्रोम कह दिया जाता है। यही बात इसके साथ में, इसका जो मेन कल्प्रिट है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जब कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो यही जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, वो ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, और ये है ना, मतलब उनका डेवलपमेंट जो है ओवा का, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। उससे 8 से 10 आपके फॉलिकुल बन जाते हैं, सिस्ट बन जाती हैं पर मंथ, लेकिन उनमें ओव्यूलेशन नहीं होता है और एग रिलीज नहीं होता है। ये कंडीशन जो है अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी को क्रिएट करती है, और इसके साइड इफेक्ट्स में वही ओबिसिटी, हेयर लॉस, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स वगैरह सब इसमें आते हैं। इसमें एक और बात यह है कि ये सिंड्रोम है, मतलब इसके साथ में जुड़ा हुआ है, अगर ये आगे प्रॉब्लम करता जाता है तो इसके अंदर आप है ना, जो आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इफेक्ट होती है, उसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर्स को ये है ना क्रिएट करता है, और डायबिटीज क्रिएट होती है। डायबिटीज अपन सब जानते हैं कि जब डायबिटिक हो जाता है पर्सन, तो उसके सारे ही ऑर्गन उसमें इफेक्ट होते हैं। इसी तरह इसलिए पीसीओएस जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और ये पीसीओडी से ज्यादा डेंजरस है और ज्यादा सीवियर है। गायनोकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि अगर इसमें थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा डेवलप कर दी जाए फीमेल के अंदर, तो डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से इस चीज से बचा जा सकता है और इसकी सीवियरिटी को कम किया जा सकता है। अब हार्मोनल जो इम्बैलेंस की सिचुएशन पीसीओडी और पीसीओएस में किस तरह से होती है, ये जब है ना, इसमें दो ओवरीज हैं, वो इमेच्योर और पार्शियली मैच्योर एग प्रोड्यूस करती हैं और सिस्ट बना देती हैं, और इस सिचुएशन को हम है ना पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज कहते हैं। ये जब होती है जब फीमेल ओवरवेट होती है, एक्सेस जंक फूड का कंजम्पशन करती है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस में चली जाती है, एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशंस में होती है, और ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये फाइनली इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, हेयर लॉस और एब्डोमिनल वेट गेन को प्रमोट करते हैं। ये ज्यादा डेंजरस है जब ओवरीज का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो वो जो एंड्रोजन है वो ज्यादा रिलीज करने लग जाती है और वुमेन की बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होता है। उल्टा क्यों हो रहा है? आगे चलिए। अब ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पीसीओडी में और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है मेनली। पहली बात तो ये है कि ये जो पीसीओएस है ये रिलेटिवली कम परसेंटेज में पाया जाता है, मींस 20% केसेस में पीसीओएस पाया जाता है, और पीसीओडी जो है वो करीब 33% केसेस में वर्ल्ड वाइड इसकी रिपोर्टिंग है। फिर जो पीसीएस है वो प्यूबर्टी एज से ही कई बार एक्सप्रेस हो जाता है, और उसमें एक्ने और उसके अलावा मतलब है ना छोटी बच्चियों की वेट बहुत गेन होना और ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जबकि पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो वुमेन के रिप्रोडक्टिव फेज में एक्सप्रेस होती है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये ओवरऑल एंड्रोक्राइन सिस्टम अफेक्ट होता है इसमें, इसलिए ये बहुत मोर सीवियर देन पीसीओडी है। जबकि पीसीओडी के अंदर इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन होता है। उसके बाद में डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस में ये है कि पीसीओएस अल्ट्रासाउंड इमेज से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ओवरीज जो होती हैं वो करीब 1.5 से 3 गुना बड़ी हो जाती हैं नॉर्मल अपियरिंग ओवरीज से। पीसीओडी के अंदर क्या है कि ओवरीज के फॉलिकल जो होते हैं वो लिक्विड फिल होता है उनके अंदर, लेकिन वो ज्यादा बड़े नहीं होती हैं ओवरीज। फिर इसका कॉज जो है वो पीसीओएस का जेनेटिक, हेरिडिटरी कंडीशंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन है। और पीसीओडी का जो कॉज है वो है इमोशनल स्ट्रेस, ओबेसिटी एंड बैड डाइटरी हैबिट्स, ये पीसीओडी को प्रमोट करती हैं। पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्टम्स क्या है कि जो लॉस ऑफ हेयर, मेल पैटर्न बाल्डनेस, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग, हेडेक, वेट गेन, इनफर्टिलिटी, ये तो कॉमन है। जबकि पीसीओडी में ये एब्डोमिनल वेट गेन होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है, और इनफर्टिलिटी अल्टीमेटली होती है। इसमें सिर्फ इतना सा ये है कि पीसीओडी में अगर थोड़ी मेडिकल उसको एड मिल जाती है पेशेंट को, तो उसके अंदर इनफर्टिलिटी इतनी नहीं होती है, वो प्रेगनेंसी उसमें होती है और वो इनफर्टाइल नहीं होती है। अब इसका हमें ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, जैसा कि है ना इसमें एक्यूप्रेशर के अंदर कंसेप्ट है कि जो लोअर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं
उनको की और ब्लड का सप्लाई लिवर करता है। तो ये लिवर के अंदर जब की का स्टैग्नेशन हो जाता है और ब्लड का स्टेसिस हो जाता है तो ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके लिए हम ये लीवर की स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट लगाते हैं, जिसमें P6, TW6, GB34, LI1, 3, 13, 14 इन सबको सेडेट करते हैं और लीवर ब्लड स्टेसिस लगाते हैं, दैट इज लीवर 3, GB34, CB6, SP10, UB17 और 18 और इनको सेडेट करते हैं। इसके अलावा ये सिस्ट जो ओवरी में सिस्ट होती है उसके भी ये हम TCM के पॉइंट्स लगाते हैं। फिर कई पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, जब वो बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं तो उनके दाढ़ी मूंछों पे बाल उगने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे हेयर्स हो जाते हैं और भी बॉडी के पैरों पे जैसे मेल के होते हैं ना उस तरह के हेयर्स उसमें बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ मेल हार्मोन हो जाते हैं। तो उनमें रेनमो और चोंगमो का जो ट्रीटमेंट है वो देने से बहुत फायदा होता है। इसके बाद में PCOD अगर यंग स्टेज में होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि PCOS यंग स्टेज में होता है, यानी कि प्यूबर्टी से ये स्टार्ट हो सकता है, तो इसके अंदर हम किडनी एसेंस के पॉइंट भी यूज करते हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस इतनी छोटी एज में हो गया, इसका मतलब उसको किडनी एसेंस चाहिए। और लीवर की स्टैग्नेशन और लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट्स उसमें हम देते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए हम सारे इन चक्रास को बैलेंसिंग करते हैं। अब अगर PCOS मिडिल एज में हुआ है तो 2 कॉज होते हैं इसके मिडिल एज के। एक तो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी होती है जिससे कि है ना उसका ओवरी का नरिशमेंट चेक हो जाता है और वो है ना एस्ट्रोजन कम प्रोड्यूस करती है। तो ये उसके लिए ये ट्रीटमेंट है P6, SP6, ST36, CB4, LIV8, UB17, 18, 20, 23 और इन सबको टोन करना होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है बिकॉज ऑफ द प्री एंड पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स से, तो ट्रीटमेंट के लिए हम हार्ट इन डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाते हैं। नेक्स्ट। अब ये एक है ना टूंग का कंसेप्ट है इसमें एक्यूप्रेशर में, इसके भी बड़े अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत क्विक इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो ये चाइनीज का ही है ये। तो इसके अंदर क्या है कि ये एक ट्रीटमेंट है जिसको सारे गोनाइडल प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है और मैंने इसको कई बार यूज किया है। ये ट्रीटमेंट जो है दोनों हाथों पे लगता है और दोनों हाथों पे डिफरेंट पॉइंट्स लगते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड पे हमने ये 11.24 जिसे फुके कहा है, इसको हमने स्टार मैग्नेट से लगाया। तो हमारे को राइट हैंड के ऊपर ये रिंग फिंगर पे जो है 11.06 लगाना पड़ेगा, जिसका नाम है रिटर्न टू नेस्ट। इन दोनों की पोजीशंस मैंने आपको बताई है, यंग साइड में है और इस वाले ट्रीटमेंट को मतलब 20-25 दिन के अंदर ही बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसके आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो है एक कॉमन ट्रीटमेंट है जिसमें ये इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर है ना SP 11, 12, 13 पे स्टार मैग्नेट्स लगाए हुए हैं और ये इसमें ओवरी की कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर ये YBM चक्रा लगाया हुआ है। इसके बाद में ये डॉक्टर वॉल का ट्रीटमेंट है जो कि सारी जो आपकी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है उनके काम में उसके लिए काम में आता है। उसके अलावा जितनी भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में उन सब के लिए ये इफेक्टिव है और ये PCOD और इसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। ये है TW1B CMP है ये और इसको दोनों बाइलेटरली लगाते हैं। इसको ये यंग साइड पे लगता है और इसकी मैंने पोजीशन इसमें बताई हुई है। अब अपने सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट जो है कि जब ओवरी में इन्फेक्शन हो जाता है तो सिस्ट बन जाती है और ये सिस्ट से क्या होता है कि फिर इनफर्टिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इसको ये जो इसकी थर्ड टो है उसके ऊपर ये पोजीशन इसमें बता रखी है, इसमें सेडेशन में इसको लगाया जाता है तो उससे इसमें बहुत इंप्रूवमेंट होता है, बहुत फायदा होता है। ये है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस का ट्रीटमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि PCOS के अंदर किडनी एसेंस का हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो साथ में अगर ये राजमा सीड किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगा दिए जाए और मैग्नेट जो है चक्रा मैग्नेट सेडेशन में मूलाधार चक्र पे लगा दिया जाए तो जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। उसके अलावा ये जो यूट्रस और ओवरी की कॉरेस्पॉन्डेंस है इसके ऊपर हम मेथी के सीड लगा के भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के ये ट्रीटमेंट्स हैं
पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के, इसमें ये राइट मिडिल फिंगर जॉइंट पे 459 सेडेट एंड 360 टोन लगाया गया है। लेफ्ट थंब के ऊपर चक्रा 5 को सेडेट किया गया है और चक्रा 6, 7 को टोन किया गया है। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत क्विक रिजल्ट देता है ये। अब नेचुरल रेमेडीज क्या है पीसीओएस और पीसीओडी की? सब जो गायनोकोलॉजिस्ट का ये कहना है, वैसे भी अपन आजकल देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल जो है हम लोगों का बहुत डिफॉर्म हो रहा है और उससे बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस को हम फेस कर रहे हैं, जो कि आगे जाकर के है ना जो फैटल हो रही है, पैनिक हो रही है। तो डाइट और ईटिंग हैबिट्स में ये है कि हेल्दी फीमेल का जो बीएमआर का रेंज है वो 18.5 से 24.9 के बीच में होना चाहिए। जो बॉडी वेट जो है वो पीसीओडी और पीसीओएस से रिलेटेड है और इसके साथ में जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं और ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इन सब के लिए जिम्मेदार है ज्यादा बॉडी वेट। डाइट को कंट्रोल करके हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वेट को मैनेज कर सकते हैं और इससे जो है वो रेगुलेटरी ऑफ पीरियड भी इम्प्रूव होता है। अब जो हमें है ना हेल्दी मतलब है ना फूड लेना चाहिए डाइट के अंदर, जैसे प्रोटीन है उसमें हेल्दी प्रोटीन कहा जाता है लियन प्रोटीन को, जिसके अंदर इंक्लूड होता है फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, पाउडर्ड पीनट बटर, होल ग्रेन फ्लोर, फाइबर रिच फूड और स्वीट पोटैटो, पंपकिन, नट्स, बीन्स ये ज्यादा खानी चाहिए। लीफी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे स्पाइनच है, ब्रोकली है ना, उनका हमें ज्यादा उपयोग करना चाहिए। इससे दूसरा फायदा इम्यूनिटी को मिलता है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि इम्यूनिटी का मेन इंग्रेडिएंट है। और उसके बाद में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है ना हमको हेल्दी खाने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट हेल्दी किसके अंदर होते हैं? मिलेट्स के अंदर होते हैं। फिर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए जिससे हम बॉडी की और बॉडी फैट कम हमें रखना चाहिए, वो उससे मैनेज करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी से। रेगुलर एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट करनी चाहिए और जो रेगुलर रूटीन में एक्टिव रहना चाहिए। अदर फिजिकल एक्टिविटीज जैसे योगा है, डांसिंग है, रनिंग, स्विमिंग है, ये सब भी इम्प्रूव करती हैं आपके हेल्थ को और ये आपके पीरियड्स को रेगुलर करती हैं और फर्टिलिटी इश्यूज को सॉल्व करती हैं। फिर स्लीपिंग हैबिट्स के लिए कहा जाता है कि सोने उठने का टाइम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। 9:30 से 10 के बीच में सो जाना चाहिए। एवरी डे 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और कैफीन अगर आप यूज करते हैं, कॉफी चाय जो है वो 2 बजे के बाद में नहीं पीनी चाहिए और सोने से पहले गुनगुने पानी से हमें बाथ लेके सोना चाहिए, उससे बहुत अच्छी नींद आती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो सबसे बड़ी कल्प्रिट हैं, हमारी हेल्थ की दुश्मन है आज के उसमें टाइम में, उनको सोने से कम 1 घंटा पहले छोड़ देना चाहिए। क्या हुआ अभी सुनो। अब ये सीड साइकिलिंग की बात है, एक इसमें ये एक रिसर्च हुई है, इसके अंदर पीसीओडी और पीसीओएस उसको मैनेज किया है इन्होंने फूड से और इसमें डिफरेंट सीड्स काम में लिए हैं, जैसे सेसमी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं और इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग इन्होंने इसका ट्रीटमेंट देकर के इसमें इंप्रूवमेंट लिया है। तो फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड जो है उसको फर्स्ट फेज में देने की रिकमेंडेशन है जो कि फॉलिकुलर फेज कहलाता है जो फर्स्ट डे से लेकर के और 14 डेज ऑफ द मंथ तक होता है। और उसके बाद में सिसमी और सनफ्लावर सीड्स को सेकेंड ल्यूटियल फेज में दिया जाता है जो 15 से 28 दिन का होता है। तो इस तरह से हम अपने फूड को मैनेज करके, हमारे लाइफस्टाइल को मैनेज करके हम इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं या उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर वीना भटनागर। अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं श्री एन.के. गुप्ता साहब। एन.के. गुप्ता साहब, आप सबको नमस्कार। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सीपी चाइल्ड।
अपन जानते हैं आज के समाज में हर पेरेंट्स परेशान है, जिसका भी बच्चा मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता छोटे बच्चे का, तो वो पेरेंट इतना परेशान है, कितना पैसा खर्च करता है दवा में। आजकल वैसे भी बच्चे कम होते हैं, बहुत छोटा परिवार होता है, और कोई बच्चा किसी कारण से अंडर डेवलप रह जाता है, तो कितनी मानसिक परेशानी होती है परिवार को, पूरे परिवार को। कितना पैसा का दुरुपयोग खर्च करना पड़ता है, कैसे व्यवस्था करता है आदमी। तो मेरा एक छोटा सा आर्ट इसमें मैं आज अपना प्रेजेंट करना चाहूंगा। व्हाट इज सीपी चाइल्ड? ये मीटिंग अगर खत्म हो जाए तो वापस ज्वाइन करना है सबको। प्लीज रीज्वाइन दिस, क्योंकि टाइम फिक्स है हमारा जूम मीटिंग का, तो प्लीज रीज्वाइन, दोबारा चालू हो जाएगा। हाँ, 4 मिनट बाद और बात कर लो। 4 मिनट बाद शुरू करें। हाँ, 4 मिनट बाद चालू करेंगे इसको। हाँ, जब तक आप सबसे पहले आज जो डॉक्टर बीना पटनायक जी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही सराहनीय है। आपका बहुत ज्यादा इसमें भागीदारी है और बहुत मेहनत करती हैं, और हर जगह अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपका प्रेजेंटेशन रहता है, वहाँ पे इनके जो लेक्चर होता है उसको हमारे एस्पर संस्थान ने बहुत सराहना करती है इसकी। तो बीना पटनायक जी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज का बहुत अच्छा लेक्चर रहा उनका, और इसी तरह मैं आप सबसे मेरा अनुरोध है, समय पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि हर आदमी पढ़ाई सब करते हैं, सब पढ़ते हैं, सब जुड़े हुए हैं एक प्रेशर से। तो इस बहाने अपन अपनी भावनाओं को, अपन जो मेहनत करते हैं उसको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे भटनागर साहब, डॉक्टर भटनागर जी, गोपाल जी भटनागर, जीएस भटनागर साहब, इनको अपना आप एडवांस में बता दीजिए शेड्यूल, और आपने जो भी अपनी तैयारी की हो किसी भी टॉपिक पे, तो हम उसको जरूर मौका देंगे इस प्लेटफॉर्म पे आपको बोलने का। तो आप भटनागर साहब को टाइमली इन्फॉर्म कर दीजिए। मई में शुरू अभी करेंगे। तो अप्रैल से तो अपनी क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो अप्रैल में शायद संभव नहीं हो पाएगा ये। मई से दोबारा अपन चालू करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी थेरेपिस्ट अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता है, वो अपने डॉक्टर जीएस भटनागर जी को इन्फॉर्म कर दे टाइमली, और अपना प्रेजेंटेशन तैयार करे, और उसकी पीपीटी तैयार करे, और पीपीटी भी इसमें डालते हैं हम, आपका इसमें रिकॉर्डिंग डालते हैं हम। तो हमारा इस तरह विचार है कि इसको हम नेशनल लेवल बनाएं, और एक से एक अच्छे वक्ता इसमें बात करें, बोलें, और सबका इसको फायदा मिले। तो सभी से मेरा आग्रह है कि अपना सब इसमें पार्टिसिपेट करें, और क्योंकि सबका नंबर वन इलाहाबाद इसमें नहीं आ सकता कॉन्फ्रेंस में बोलने का, वहाँ वैसे बहुत कम टाइम मिलता है, विद इन 5 मिनट में नंबर बेल बज जाती है, तब वहाँ बोल नहीं पाते इतने शॉर्ट प्रोग्राम में। वो नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, उसीलिए हमने यहाँ इसको शुरू किया है, ताकि सबको इसमें भागीदारी मिले और अपना प्रोग्राम इसमें रख सके। तो मेरा दोबारा पुनः सबसे आग्रह है कि अपनी अब निसंकोच होकर अपना कोई भी टॉपिक तैयार करें, और कोई हेल्प की जरूरत हो मेरे से, डॉक्टर भटनागर साहब से ले सकते हैं, किसी तरह की आपको किसी कभी कुछ हेल्प चाहिए तो, लेकिन अपना प्रेजेंटेशन जरूर दें। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए सब कुछ चाहता हूँ कि आप अपना आगे इसमें 10 मिनट बता रहेंगे। शुरू कर दो, आप तो 1 मिनट नहीं पड़ता है विषय। तो मेरा आज का टॉपिक है सीपी चाइल्ड। तो फर्स्ट नहीं पूरी करो बना, फर्स्ट पेज को आया। सीपी चाइल्ड क्या चीज है? सीपी चाइल्ड बचपन में होने वाली एक मोटर डिसेबिलिटी है। इसको सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चों के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। ये ऐसी बीमारी है, इसके बच्चा दिमाग पूर्ण विकसित नहीं हो पाता, और पूर्ण तरह काम नहीं कर पाता, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, माइंड अंडर डेवलप रहता है इसका। इसमें बच्चे का ब्रेन बचपन से ही समुचित विकास नहीं होता। ब्रेन अंडर बाय जब बर्थ होते हैं उस टाइम से पता, इसके बहुत अर्ली स्टेज पता लग जाता है अपन को कि बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जब बच्चा 8 माह का होता है तो बैठ नहीं पाता, जबकि जनरल बच्चे बैठ जाते हैं, तो डाउट हो जाता है कि बच्चा अंडर डेवलप्ड है। और 18 माह तक भी बच्चा चलना शुरू नहीं करता, इससे भी पता लगता है बच्चा अंडर डेवलप्ड है।
इसमें क्या होता है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है, उसकी हड्डियों की पूरी तरह कैल्शियम नहीं मिल पाता, हड्डियां बोन्स उसकी कमजोर होती है और बोन का भी पूरी तरह विकास नहीं हो पाता उसका, उसकी मसल बहुत कमजोर होती है, मसल में ताकत नहीं होती है, इस वजह से उसको कोई भी कार्य करने में बड़ी दिक्कत आती है, बोल जी थकान हो जाती है, उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, प्रॉपर सही चल नहीं पाता है बच्चा, सीधा खड़ा होकर चल नहीं सकता, लेट अर्ली एज में टाइमली जो बच्चा चलना चाहिए उसी एज में चल नहीं पाता बच्चा, लेट लेट उसमें चलता है बच्चा, कभी उसको कान में सुनने की दिक्कत पैदा हो जाती है, कभी विजन की दिक्कत हो जाती है, इसमें विजन आंख की विजन प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभार, उसकी मेमोरी कमजोर होती है बच्चे, ऐसे बच्चे की, और किसी भी चीज को कंसिडर नहीं कर पाता बच्चा, वो चाहता है कि अच्छा अपन अपन किसी चीज को कंसिडर करे, पढ़ाई में किसी चीज में भी वो प्रॉपर कंसिडर नहीं कर पाता, उसका ध्यान घूमता रहता है, बच्चा मूडी होता है, हर हर समय उसका मूड बदलता रहता है। इसमें कुछ क्यों होता है, इसकी अपन एक चीज थोड़ा सा इस बारे में अंदर जाना चाहूंगा मैं डीप में। बच्चा जन्म से पहले जब बच्चा जन्म से इसका इसमें ऐसे बच्चे होते हैं अधिकतर जो बच्चे टाइम से पहले जिनकी बर्थ होती है, मतलब हमारी पूरे हमारे देश में 15% जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन होते हैं उसमें इनका रेशियो भी होता है, ज्यादा होता है, 15% इनका रेशियो होता है टोटल टोटल फिजिकल हैंडीकैप में, 15% रेशियो इनका होता है जो हैंडीकैप इस तरह के बच्चे होते हैं अंडर डेवलप्ड या सीपी चाइल्ड, तो इनका वजन बहुत कम होता है, और इनकी जो बर्थ होती है इन बच्चों की वो 37 वीक नॉर्मल पीरियड कहलाता है अपना, लेकिन इनके बर्थ बिफोर टाइम होती है 32 वीक्स अराउंड हो जाती है, तो बच्चा प्री मेचर जन्म लेता है इस तरह का बच्चा, और ऐसे बच्चे की अधिक चांस होता है बॉयज में, गर्ल्स में कम चांस होते हैं, बॉयज में ज्यादा चांस होते हैं। इसमें बॉयज में बच्चे ट्विंस भी हो सकते हैं, ट्रिपल तक हो सकते हैं, और मोर देन ट्रिपल हो सकते हैं बच्चे, तो ज्यादा संभावना होती है इस तरह बच्चों की। इसमें लड़कियों की बजाय लड़कियों की संभावना कम होती है, लड़कों ज्यादा होती है, और अधिकांश बच्चे इसमें हाइपर एक्टिविटी होते हैं, बच्चों को इतनी ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है कि उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है परिवार के लिए, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इस बीमारी का एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, अपन पेरेंट्स हजारों लाख रुपए खर्च करते हैं इलाज कराने के लिए, और पता नहीं कितने डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन बच्चा बड़ा होता है, ना बच्चा स्कूल जा पाता है, ना बच्चा ढंग से रह सकता है घर पे, वो इतना हाइपर बच्चा होता है कि उसको संभालना मुश्किल होता है, घर में सामान तोड़ फोड़ करता रहता है, कभी उछल कूद करता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, बहुत बच्चा हाइपर होता है जनरली। ऐसे बच्चे को अपन डॉक्टर पर लेके जाते हैं, डॉक्टर पर इसका एलोपैथिक में कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, और लेकिन हमारी संस्थान में जेपी अग्रवाल जी की अध्यक्षता में हमारी टीम ने एक ऐसा प्रोटोकॉल तैयार किया है इसके बारे में कि इससे इसका इलाज संभव है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि जिन आपको कोई मिलने वाला ऐसा कोई बच्चा मिलता है आपको, आप उसको जरूर इस बारे में बताइए कि हमारी संस्थान इस बारे में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत काफी इन्होंने बच्चों को इसमें रिजल्ट भी दिया, अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये आने वाले समय में जो अग्रवाल साहब ने YNM के पॉइंट दिए हैं ये वरदान साबित होंगे, ये मेरी मानना है। तो इसके लिए अपन क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ। ND0 YNM का, कि जीरो अपना ऊपर का हिस्सा कवर करता है, कि ब्रेन का हिस्सा जीरो, वो बीच के हिस्सा 1 कवर करता है और लोअर 2 में कवर करता है, तो अपन सारा मेंटल को कवर करना होता है इसमें, इस ऊपर के हिस्से को, जीरो हिस्से को। तो ND0, CI0, AD0, TW0, इन इन चारों पॉइंट को अपन टोन करें, और चारों को लेफ्ट एंड राइट, इसमें ND हाथ में है, CI हाथ में होता है, AD और T चारों ये सब पर हाथ में होते हैं, हाथ में, तो इन चारों पॉइंट को अपन टोन करें, तो इससे बच्चे को अपन बहुत कुछ अपने बच्चे के जो ट्रीटमेंट में, उसके इलाज में, उपचार में सहायता कर सकते हैं, और बच्चे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसके बाद अब बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव मान लो, उसके लिए अपन 2 पॉइंट ऐड करेंगे इसमें, GB0 और ST0 सीडेड करेंगे, इन चारों को टोन किया था, ये 2 पॉइंट सीडेड करेंगे, GB और ST, ये दोनों पेयर में होते हैं पॉइंट, इन दोनों पॉइंट की सहायता से ये पूरा ट्रीटमेंट हो गया। ND0, CI0, AD0, TW0, ये टोन करेंगे, और हाइपर होने की स्थिति में
GB0 ST0 को सिलेक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ अगर अपन कलर लगाते हैं, LI और SI के 02 पर ओनली ब्लैक डॉट लगा दीजिए, बहुत ज्यादा ये पॉइंट बहुत अच्छे ज्यादा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। SI और LI के 02 पे ओनली ब्लैक कलर, तो पूरा प्रोटोकॉल हो गया। चारों हाथ में 4 पॉइंट, ND CI AD TW, और पाँव में GB और ST0, ये सीडेट वो टोन। और कलर के लिए दोबारा बता रहा हूँ मैं, LI02 SI02। तो ये अपन YNM के पॉइंट से काफी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं अपन। तो मेरा सबसे है कि मैक्सिमम आप काम में लें, अपने मिलने वालों को, अपना जो भी इनका प्रचार प्रसार करें और बताएं कि भाई इसका हमारा इलाज है, आप करके देखिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा इसके उपचार हमारे पास ऑलरेडी हमारी बुक्स में हमारे संस्थान ने पहले से खेमका साहब ने भी दिया है, अग्रवाल साहब ने दे रखा है। तो कुछ उपचार और बताना चाहता हूँ मैं, जो YNM का अलावा जो ट्रीटमेंट है, जैसे बहुत स्मॉल फिंगर के ज्वाइंट, ये बहुत स्मॉल कप ज्वाइंट पे 129 सीडेट 056 टोन। बहुत स्मॉल फिंगर कप ज्वाइंट 129 सीडेट 056 टोन। दूसरा राइट रिंग फिंगर 1-2 स्पाइरल अपोजिट फ्लो में सर्जिकल पॉइंट 01368 टोन 24579 सीडेट। तीसरा राइट मिडिल फिंगर 1-2 स्पाइरल अपोजिट फ्लो 129 सीडेट 056 टोन। नेक्स्ट RMM अपने राइट कलाई में, RMM राइट कलाई में 7-8 पॉइंट ब्रांच पे अपोजिट फ्लो में 459 सीडेट 360 टोन। नेक्स्ट राइट थंब पे 1-2 स्पाइरल अपोजिट फ्लो 24579 सीडेट 01368 टोन। नेक्स्ट लेफ्ट थंब पे भी 1-2-3-4 स्पाइरल अपोजिट फ्लो 45 सीडेट 36 टोन। इसी तरह राइट मिडिल फिंगर में 09 स्पाइरल पे अपोजिट फ्लो में 24579 सीडेट 01368 टोन। तो ये, और इसके अलावा ये तो हो गया एक्यूप्रेशर आयुर्वेदिक और चाइनीज ट्रीटमेंट। अपन इसी में अगर बच्चे के अपन डेट ऑफ बर्थ पता है, डे ऑफ बर्थ पता है, डेट एंड मंथ एंड ईयर, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं अपन, उसका भी साथ दे सकते हैं। इस सबको मिला के अपन ट्रीटमेंट देते हैं। जरूरी नहीं कि सारे ट्रीटमेंट दिया जाए, YNM के साथ इनमें से 1 या 2 ले लीजिए बस, जरूरी नहीं अब सारे इतने, मैंने 8 करीब बताए आपको, 8 देना जरूरी नहीं होता। YNM ले लीजिए और अकेला बहुत ऐसे, तो साथ में इनमें से 1 या 2 जोड़ लीजिए तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज YNM इस अपना में सफिशिएंट ट्रीटमेंट है। इस तरह अपन बहुत बड़े खर्चे से बच सकते हैं। और उस परिवार के जिसको अगर इससे रिजल्ट आता है, कितना सुकून मिलेगा, कल्पना कीजिए। कुछ बच्चे